हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 7th और चैप्टर नंबर 4 है। ठीक, और आज जो है हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली मुग़ल साम्राज्य के बारे में। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जो है लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो इसी प्रकार की बाकी की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएँ और वहाँ पर आप देख लें। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो का जो पीडीएफ का क्रेडिट है, ठीक, इस वीडियो की पीडीएफ का क्रेडिट कुमार आईएएस सर को जाता है। ठीक, और आप चाहें तो कुमार आईएएस सर की जो मेन चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, वहाँ पे जाके वहाँ से देख सकते हैं। और इसके साथ उनकी जो एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करें और वहाँ पे जो है आप बहुत ही सस्ते दाम में आप कंप्लीट सब्जेक्ट का बैच खरीद सकते हैं। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। संक्षिप्त परिचय, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मुग़ल साम्राज्य। ठीक, तो यहाँ पे जो बात की गई है वह मुग़लों ने एक जो है साम्राज्य बनाया था। ठीक, वह सब जो है हासिल किया जो अब तक जो है थोड़े समय के लिए ही संभव लगता था। ठीक, मतलब भारत में जब मुग़ल आए थे, ठीक है ना, तो मुग़लों ने जो मुग़ल साम्राज्य बनाया था, शुरुआत में लग रहा था यह ज़्यादा दिन भारत में टिक नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जो है कई वर्षों तक, कई 100 वर्षों तक जो है उन्होंने भारत पर राज किया था। ठीक, आगे बात करें, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उन्होंने जो है आगरा और दिल्ली तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। ठीक, और जब 17वीं शताब्दी आई थी तब तक जो है उन्होंने लगभग पूरे उप महाद्वीप को नियंत्रित कर लिया था। ठीक, करीब करीब 100 साल के बीच में ही। ठीक, आगे बात करें तो उन्होंने जो है संरचित प्रशासन और जो आदर्श शासन की राजनीतिक विरासत की छोड़ी थी। ठीक, अब हम बात करेंगे मुग़ल आखिर थे कौन। ठीक, मुग़ल आखिर कौन थे और कहाँ से आए थे। ठीक, अगर हम माँ की तरफ से बात करें, देखो सिंपल ऐसे याद करो, जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तो उसकी एक माँ होती है और इसके एक पिता होते हैं। ठीक, तो माँ का कोई वंशज होगा और इसी प्रकार से पिता का वंशज होगा, तो इसी प्रकार से मुग़लों का था। ठीक, मुग़लों की अगर माँ की तरफ से बात करें तो जो है ये मंगोलों की तरफ से थे। ठीक, मंगोलों की तरफ से थे। मंगोल का एक जो शासक था वो था चंगेज खान। ठीक, इसी के साथ बात करें और ये जो मंगोल थे यह जो आपके चीन और मध्य एशिया के शासक थे। ठीक, और मंगोल की तरफ से माँ की तरफ से था। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम पिता की तरफ से बात करें तो ये जो है तैमूर के उत्तराधिकारी थे, और तैमूर जो थे और ये जो है ईरान, इराक और जो आधुनिक तुर्की का शासक था। ठीक, अब हम बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य को स्थापित करने वाला प्रथम राजा वो था बाबर। 1526 में आपको पता होगा पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक, और इब्राहिम लोदी को हरा के मुग़लों में जो बाबर था इसने जो है भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक, और बाबर की बहुत ही बड़ी उपलब्धि है 1526। ठीक है ना, 1526, एक सेकंड, 26, 27 और 28 और 29, 4 युद्ध उसने जो है भारत में किए और चारों युद्ध में बाबर की जीत हुई थी, जिसके कारण जो बाबर श्योर हो गया था कि अब वो है जो है भारत में साम्राज्य स्थापित करेगा। ठीक, 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठे। ठीक, एंड आगे बात करें 1504 में जो है उसने किसने, बाबर ने, ठीक है ना, काबुल पर कब्जा कर लिया था। ठीक है ना, बाबर एक्चुअली भारत का नहीं था, ये विदेश का था। ठीक है ना, अफगानिस्तान साइड का था। और उस समय जब शुरुआत में यानी कि भारत में आया उससे पहले की बात यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक, 1494 में जो है ये फरगना की गद्दी पर बैठा। 1504 ईस्वी में काबुल पर जो है इसने कब्जा कर लिया था। ठीक, इसके बाद बात करें 1526 में, तो 1526 में जो है बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक, और जो ये दिल्ली का सुल्तान यह भी जो है अफगानी था। 1527 में उसने बाबर ने जो है राजपूत शासक राणा सागा को हराया था और ये युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। ठीक है, इसके साथ आगे बात करें 1528 ईस्वी में जो राजपूतों को फिर से हराया चंदेरी के युद्ध में। ठीक, इसी प्रकार से जो एक और युद्ध हुआ था, ठीक है ना, 1529 में। ठीक, और 30 में बाबर मर गया था। ठीक, अब हम बात करेंगे हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं का जो कार्यकाल 2 बार रहा है, 1530 से 1540 तक। फिर हुमायूं को हरा दिया था शेर शाह सूर्य ने, और शेर शाह सूर्य ने जो भारत पे साम्राज्य स्थापित किया था। फिर हुमायूं कमबैक किया, ठीक है, 1555-56 में। और उस समय जो शेर शाह सूरी था मर चुका था और शेर शाह सूरी का लड़का था
ठीक है ना, और उसको हुमायूं ने मारा और पुनः जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की भारत में। ठीक, यहाँ पे जो है शेर शाह या शेर शाह सूरी या शेर खान एक ही बात है। ठीक, ने जो 1539 ईस्वी में 1539 में जो है चौसा की लड़ाई और जो 1540 में कन्नौज की लड़ाई को बिलग्राम की लड़ाई के नाम से भी जानते हैं, में जो है हुमायूं को हराया था। ठीक, आगे बात करें, हुमायूं को ईरान भागने के लिए मजबूर कर दिया था। ठीक, किसने? शेरशाह सूरी ने। एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही, उन्होंने जो है ईरान में सफविद शाह से मदद मिली थी। किसे? हुमायूं को। ठीक, और उसने जो 1555 ईस्वी में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया था। किसने? हुमायूं ने। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, अगले वर्ष जो है उनकी इमारत में एक दुर्घटना के बाद जो मृत्यु हो गई थी। ठीक, आगे अब हम बात करने वाले हैं जो है अन्य शासकों के साथ जो है मुगलों के संबंध किस प्रकार से थे। ठीक, क्योंकि जिस समय भारत में मुगलों का शासन था और उसी समय अन्य शासक भी थे, ठीक है ना, भारत में, और जिनके साथ जो है मुगलों के किस प्रकार के संबंध रहे थे। ठीक, तो उसी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। जैसे जैसे मुगल शक्तिशाली होते गए, राजपूतों की तरह अन्य शासक भी जो है स्वेच्छा से उनके शामिल होते गए। ठीक, आगे बात की जा रही, कई राजपूत बेटियों की, ठीक है ना, शादी मुगलों के परिवार में हुई थी। ठीक, एंड आगे बात करें तो सिसोदिया राजपूत, क्या सिसोदिया राजपूत जैसे शासकों ने जो मुगलों का विरोध किया था। ठीक, देखो जब मुगलों का भारत पे शासन था उस समय भारत के अन्य जो स्टेट थे, ठीक है ना, जैसे अगर हम स्पेशली बात करें राजस्थान में, तो राजस्थान में जो राजपूतों का शासन था, तो कुछ राजपूत थे जिन्होंने जो है मुगलों की अधिकारिता जो स्वीकार कर ली थी, लेकिन कुछ राजपूत थे जिन्होंने जो है मुगलों की स्वाधीनता जो है अस्वीकार नहीं की थी। ठीक, सिसोदिया राजपूत ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगलों के विरोध किया था और मुगलों की जो है स्वाधीनता स्वीकार नहीं की थी। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, मुगलों ने जो अपने विरोधियों को हराने के लिए लेकिन जो है अपमानित नहीं करने के बीच संतुलन बनाए रखा था। ठीक, मुगलों ने जो है अपने विरोधियों में स्पेशली राजपूत थे, उनको हराया तो था लेकिन जो है अपमानित नहीं किया था। यह जो व्यवस्था थी, ठीक है ना, कि मुगलों के द्वारा जो है राजपूतों के साथ संबंध बना लेना, ठीक है ना, और राजपूतों को जो है अपने स्वाधीन में कर लेना, ठीक है ना, उनके साथ जो है युद्ध लड़ना, ठीक है ना, उन्हें हराना और उन्हें अपमानित न करना, ये जो प्रणाली थी, कार्य प्रणाली थी, ठीक है ना, यह जनरली जो है अकबर की थी। ठीक, अब हम बात करेंगे अकबर के मनसबदार के बारे में। ठीक, मनसब एक पद या रैंक हुआ करती थी, ठीक है ना, और मनसब धारण करने वाला व्यक्ति था। ठीक, मनसब एक पद या रैंक था और मनसबदार वह व्यक्ति कहलाता था जो मनसब को जो है धारण करता था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, यह निम्न को जो है निश्चित करने के लिए एक ग्रेडिंग प्रणाली थी, जैसे पद, वेतन और मिलिट्री यानी कि सैन्य जिम्मेदारी। ठीक, जात जो रैंक और वेतन निर्धारित करने के लिए एक संख्यात्मक मान हुआ करता था। ठीक, वहीं आगे बात करें, सवार एक मनसबदार द्वारा रखे गए घुड़सवार सैनिकों की निर्दिष्ट संख्या थी। ठीक, आगे बात करें जागीरदारी व्यवस्था के बारे में। ठीक, तो जागीरदारी व्यवस्था उस समय किस प्रकार की थी? एक भू राजस्व प्रणाली, ठीक थी, और शासक जो है वो कुलीनों या जो सैन्य अधिकारियों की जागीरें प्रदान करता था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, बदले में जो है वे साम्राज्य को सैन्य सहायता प्रदान करते थे। एंड जागीरदार जो है वह जागीरों के प्रशासक हुआ करते थे। ठीक, आगे बात करें, उन्हें जो है अपनी जागीरों के राजस्व से जो है एकत्र करने का कार्य सौंपा गया था। ठीक, अब हम बात करेंगे जब्त और जमींदारी प्रणाली के बारे में। ठीक, जब्त क्या हुआ था? देखो अभी की डेट में जिस प्रकार से जो डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस समय भी डिपार्टमेंट हुआ करते हैं। जब्त और जमींदारी उस समय के एक तरह से डिपार्टमेंट थे। जो जब्त था, इसका जो कार्य था वह एक राजस्व प्रणाली थी, ठीक है ना, और प्रत्येक प्रांत को जो राजस्व मंडलों में विभाजित किया गया था। ठीक, जमींदारी प्रणाली की बात करें तो मध्यस्थ जो एक कर एकत्र करते थे। ठीक, एंड कुलीन, ग्रामीण, मुखिया और स्थानीय सरदार, ठीक है ना, ये जमींदार कहलाते थे। ठीक, मतलब मध्यस्थ। देखो इसमें क्या है, ये राजा हो गया, ठीक, ये हो गया किंग। अब किंग के नीचे जो कई एक जो है
मुखिया होते थे और सरदार होते थे, ठीक है ना। और इसके नीचे जो है, इन सबके नीचे यहाँ पर आम जनता होती थी, ठीक। अब आम जनता थे, ये लोग टैक्स लेते, ठीक है ना। उस समय सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली जो है भूमि राजस्व ही था, इसके बाद कुछ भी नहीं था। उस समय फैक्ट्रियाँ और ये टेक्नोलॉजी वगैरह तो था नहीं, ठीक। तो बेसिकली जो सोर्स ऑफ इनकम का एकमात्र सोर्स था और वो था आपका भू राजस्व, ठीक। तो आम जनता से ये लोग टैक्स लेते थे और अपनी कमीशन काटने के बाद यह टैक्स राजा को देते थे, ठीक। तो इसी प्रकार से जो जमींदार थे वह मध्यस्थता की भूमिका निभाते थे, ठीक। आगे बात की जा रही है, मुगल शासक भूमि का सावधानी पूर्वक हिसाब किताब और जो है सर्वेक्षण रखते थे। कभी कभी जो है जमींदारों और किसानों ने जो है मुगल साम्राज्य के खिलाफ जो है विद्रोह भी किया था, ठीक। कभी कभी क्या होता था, जमींदार और किसान, ठीक है ना, ने जो मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। इसका बेसिकली रीजन हुआ करता था कि जैसे राजा है, ठीक, और राजा के अभी मैंने बताया था आपके पास ये जमींदार है, ठीक है ना, जमींदार या सरदार है, ठीक। और इनके नीचे जो है आपका हो गया आम जनता, किसान, मजदूर, ठीक। तो जब राजा जनरली केस में जब राजा जो टैक्स बढ़ा देता था तो जमींदार जो है राजा के विरोध में संघर्ष या विद्रोह करते थे और कई बार जो किसान भी विद्रोह करते थे, ठीक। आगे बात की जा रही है अकबरनामा और जो आईने अकबरी के बारे में, ठीक। अकबरनामा, तो यहाँ पे देखते हैं अकबर शासनकाल का इतिहास इसमें लिखा गया, ठीक है ना, एंड अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। इन 3 खंडों में लिखा गया, ठीक। तो प्रत्येक जो पहला खंड है, इसका पहला खंड जो अकबर के पूर्वजों के बारे में लिखा गया है और दूसरे खंड में जो है उसके शासनकाल की घटनाओं को लिपिबद्ध किया गया। एंड तीसरे जो खंड है, इस तीसरे खंड में जो है अकबर के प्रशासन, सेना, राजस्व, घर परिवार, परंपरा, संपत्ति और जो है क्षेत्र के भूगोल के बारे में लिखा गया, ठीक। तीसरे खंड को आईने अकबरी कहा जाता है, ठीक। जो अकबरनामा है, याद कर लेना, जो अकबरनामा है, ठीक है ना, और अकबरनामा का तीसरा खंड, ठीक है, आईने अकबरी कहा जाता है, ठीक। अब महत्वपूर्ण पद देख लेते हैं मुगल काल में, ठीक। सूबेदार की बात करें तो यह सूबे या प्रांत, आज की डेट में स्टेट या राज्य का जो शासन करता था, ठीक। एंड इस ऐसे मान लो सूबेदार उस आज का जो सीएम है, ठीक है ना, और उस समय का सूबेदार था, ठीक। दीवान जो है प्रत्येक प्रांत का वित्त अधिकारी हुआ करता था। जैसे स्टेट का जो वित्त मंत्री है, ठीक है ना, वह दीवान हुआ करता था उस समय। एंड कोतवाल जो पुलिस नगर हुआ करता था, ठीक, नगर पुलिस। जैसे आज की डेट में जो है थाने का जो हेड होता है, ठीक, एसओ। एंड आगे बात करें तो फौजदार सैन्य कमांडर हुआ करता था। एंड सत्र जो है धार्मिक एवं धर्मार्थ संरक्षण का प्रभारी मंत्री हुआ करता था। एंड बख्शी जो शांति और जो है व्यवस्था बनाए रखने के लिए सूबेदार का समर्थन करता था, वो था आपका बख्शी, ठीक। इबादत खाने की बात करें तो इबादत खाना जो है वह स्थान जहाँ अकबर ने उलेमा, ब्राह्मणों और पुजारियों आदि के साथ जो धार्मिक मुद्दों पर चर्चा करते थे, वह स्थान इबादत खाना था, ठीक। सुलह एक कुल की बात करें, सुलह एक कुल जो है ये सहिष्णुता का एक विचार था, ठीक। विभिन्न धर्मों के लोग के बीच जो कोई भेदभाव ना हो और नैतिकता की एक प्रणाली, ठीक है ना, ईमानदारी, न्याय और शांति की बात की गई है। एंड अकबर के बाद जो है जहांगीर और शाहजहां ने अनुसरण किया था किसका, सुलह उ कुल का, ठीक। इसके बाद जो अन्य जो अकबर के सॉरी जो पूर्वज नहीं कहेंगे, अकबर के जो अन्य संतान आई थी, ठीक है ना, अकबर के जो अन्य आने वाले लोग थे, राजा थे, उन्होंने जो है इसका अनुसरण नहीं किया था, केवल अकबर ने किया था और अकबर के बाद जो है जहांगीर ने किया था, ठीक। आगे बात करते हैं 17वीं शताब्दी में जो है मुगल साम्राज्य के बारे में, ठीक। अब यहाँ मुगल साम्राज्य के पतन की बात की जाएगी बेसिकली, ठीक। औरंगजेब के बाद, औरंगजेब तक तो मुगल साम्राज्य शक्तिशाली था, पावरफुल था। जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, ठीक है ना, और 1707 ईस्वी के बाद जो मुगल साम्राज्य पतन की ओर चला गया, ठीक। और इसके बाद आपको पता है इंडिया में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने अपनी सत्ता साथ जो है पावरफुल बनाई। हालांकि अंग्रेज 1600 ईस्वी में भी आ चुके थे और उस समय मुगल पावरफुल थे, लेकिन अंग्रेज इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, ठीक। आगे बात की जा रही है कुशल प्रशासन एवं सेना, ठीक है ना, महान आर्थिक विकास, व्यापारिक समृद्धि और गरीबी जो है साथ साथ थी, ठीक। आगे बात करें धनी किसान थे, कारीगरों, व्यापारियों और जो बैंकरों को लाभ हुआ था, ठीक। अब हम बात करें 17वीं शताब्दी के बाद, ठीक। मुगल बादशाह की सत्ता जो है धीरे धीरे कम होने लगी, पावर कम होने लगी, पतन की ओर जो है जाने लगा।
एंड आगे बात करें, नौकर और जो अधिकारी सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनकर उभरे थे। एंड नए छोटे राजवंशों का उदय हुआ था। ठीक, नए छोटे राजवंशों का उदय, इसका मतलब है जैसे ये औरंगजेब है, ठीक है ना, औरंगजेब तो चला गया, औरंगजेब के बाद जिसका जो शासक आया था, ठीक है ना, तो उसने उसके जो है कई एक प्रांत थे, ठीक है ना, तो प्रांत का जो सूबेदार हुआ करता था या मुखिया हुआ करता था, तो इसने जो राजा को टैक्स नहीं दिया, राजा की कोई बात नहीं मानी, और इसने अपने प्रांत को जो एक स्वतंत्र वंश के रूप में रख लिया। तो इस प्रकार से नए छोटे राजवंशों का उदय हुआ। एंड आगे बात करें तो उन्होंने जो है हैदराबाद और अवध जैसे प्रांतों की कमान संभाली, ठीक है ना। एंड आगे बात की जा रही है 18वीं शताब्दी तक जो है प्रांतों ने अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को मजबूत कर लिया था। ठीक, देखो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वन ऑफ द बेस्ट वीडियो है, ठीक है ना, एनसीईआरटी को समरी के रूप में पढ़ने के लिए। ठीक, इसके साथ अगर हम बात करें तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप जो बेसिक एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, ठीक है ना, और वो पढ़ें, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मैं कहूँगा कि आप पहले इस वीडियो को देख लें, और इस वीडियो को देखने के बाद जो है अगर आप एनसीईआरटी बेसिक पढ़ें, ठीक है ना, तो वहाँ से आपको किताब को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक।